आइए करंट जीके में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे और इस महत्वपूर्ण टॉपिक का जो संबंध है वो निजी विधेयक से है। नाम सुना है कभी? निजी विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। ये बात करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए निजी विधेयक। आप कह सकते हो प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल हल्की सी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो इसे पेश कौन करता है? इसे जो पेश करता है वो करता है निजी सदस्य, प्राइवेट मेंबर इसको बोलते हैं। निजी सदस्य पेश करता है। अब हमारे सामने ये सवाल पैदा हो गया कि ये निजी सदस्य क्या होता है। देखिए, संसद के वे सदस्य जो मंत्री नहीं होते हैं। आप इतना तो समझते हो ना भाई, सभी सदस्य मंत्री नहीं हो सकते। मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सदस्यों का 15% पढ़ते हैं ना हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मंत्री नहीं होते लेकिन सदस्य है। तो इसमें लिख दीजिए निजी सदस्य के आगे लिखो संसद के वे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते हैं। आप आसान भाषा में कह सकते हो जो मंत्री नहीं होते हैं। चलिए, अब ये बात आता है कि इसका प्रारूप कौन तैयार करता है? प्रारूप कौन तैयार करता है? देखिए, इसका जो प्रारूप तैयार करता है वो ये निजी सदस्य ही तैयार करता है। जैसे यदि हम सरकारी विधेयक की बात करें तो सरकारी विधेयक को तो जो संबंधित विभाग होता है वो विधि विभाग से परामर्श करके तैयार करता है, जबकि इसे तैयार निजी सदस्य ही करता है। अब निजी सदस्य क्या है? आप कह सकते हो जो सरकार में मंत्री नहीं है। समझ गए मेरी बात को? जैसे यदि मैं बात करूं तो किरोड़ी लाल मीणा, ठीक है, अब वो राज्यसभा में सांसद है लेकिन मंत्री नहीं है, समझे ना, मेंबर है वो। तो अभी हाल फिलहाल आपने घटना सुनी होगी कि उन्होंने समान सिविल संहिता पर निजी विधेयक पेश किया, आया था ना वो। मैं उसी की बात करने जा रहा हूं, लेकिन इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक बार मुझे याद आ रहा है, शशि थरूर जानते होंगे आप। शशि थरूर ने निजी विधेयक पेश किया था। उस समय 4-5 साल पहले की बात है। आईएएस प्री में क्वेश्चन आ गया था उसका। एक नहीं थी, नहीं है, वो है, आदमी है वो। हाँ हाँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब वो सदस्य थे। वो हर समय मंत्री नहीं रह सकते, ठीक है ना, कभी सदस्य भी रहे होंगे, ऐसे है भाई। कांग्रेस के हैं और 3-4 साल पहले यदि उसने कोई बिल पेश किया है तो ऑब्वियसली बात है कि वो मंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो कांग्रेस का है। लेकिन चुनाव जीत के तो आ सकता है ना, तो मेंबर तो हो सकता है। तब किया था, तब आया था क्वेश्चन। तो प्रारूप कौन तैयार करता है? निजी सदस्य। अब इसकी खास क्या बात है? लिखिए विशेष। मेरे अंतर को समझते जाना बेटा, ध्यान रखना।
विशेष में पहला लिखो, इसके लिए एक महीने पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। एक महीने पहले नोटिस देना आवश्यक होता है, मतलब आपको एक महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। और यदि कोई सरकारी बिल होता है उसके लिए इस प्रकार की प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे हैंड टू हैंड किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको निजी बिल देना है तो एक महीने, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, चीजें इंपॉर्टेंट होती है ये। दूसरा लिखिए, केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। फ्राइडे बोलते हैं इंग्लिश में। कथन सत्य असत्य का इतना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आप सोच नहीं सकते। और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। मैंने अभी कहा कि 3-4 साल पहले, मुझे कंफर्म नहीं है, 3-4 साल पहले ये आईएएस में आया हुआ है, प्री में। आप ढूंढ के लाओ, कुछ नजरें और भी पड़ेगी इधर उधर, क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, तो उसको देखना ढंग से, क्या हम उसको फुलफिल कर पाते हैं। और क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनता है इस पे, जैसे मैं ज़्यादा यदि इसके बारे में बात करूँ, कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है, या सरकारी और निजी में अंतर करवा लेगा। तो इसका उल्टा जो है भाई, जैसे पेश कौन करता है, निजी सदस्य। यदि हम सरकारी विधेयक की बात करेंगे तो पेश कौन करेगा, मंत्री। नॉर्मल बातें हैं ये। प्रारूप कौन तैयार करता है, संबंधित विभाग, विधि विभाग से परामर्श करके करेगा, जो डिपार्टमेंट होगा। तो पंचायती राज का है तो पंचायती राज विभाग उससे संबंधित बिल तैयार करेगा। और एक महीने पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। सरकारी विधेयक के लिए ऐसी प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, उसके लिए कोई ऐसे दिन डिसाइड नहीं है। ये कितना बेहतरीन चीजें हैं यार। तीसरा लिखिए, सदन के द्वारा इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। सदन के द्वारा इसे अस्वीकृत किया जा सकता है। अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे अस्वीकृत करने से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अस्वीकृत करने से सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। जैसे किरोड़ीलाल मीणा जी ने ये बिल पेश किया, यदि सरकार उसको अस्वीकृत कर देती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब संसद उसे कह देता है ना जी, नॉन एक्सेप्टेबल, तो रुक जाता वहीं। लेकिन यदि सरकारी बिल होता, सरकारी विधेयक होता, तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता था। मेरे शब्दों का ध्यान दे, पड़ सकता था। हो सकता है सरकार गिर जाए, तो यहां पर एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए। यहां पे लिखिए, सरकारी विधेयक के संबंध में यदि अस्वीकृति होती है, सरकारी विधेयक के संबंध में यदि अस्वीकृति होती है तो सरकार को इस्तीफा
देना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, अब मैंने आपको सारा बता दिया और सरकारी और निजी विधेयक दोनों में अंतर हमने कर लिया। मुझे एक बात बताइए, पारित होने की संभावना ज्यादा किसकी है, सरकारी और निजी में से? बताइए। सरकारी, क्यों? इसकी तो इतनी संभावना है नहीं, समझे ना, उसको तो करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार इस्तीफा आपके सामने है। तो इसमें कौन सा पॉइंट है? चौथा, चौथा लिखिए, इसके पारित होने की संभावना, इसके पारित होने की संभावना कम होती है, इसके पारित होने की संभावना कम होती है। क्लियर? तो जो किरोड़ीलाल मीणा ने जो ये बिल पेश किया था, उस बिल में से जो क्वेश्चन उभर कर आता है वो ये है, ये तैयार करना है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन करवाया है वहाँ भी इसको ऐड करो, ठीक है ना, वहाँ भी ऐड करो, करंट जीके में तो है ही है, ये बनेगा क्वेश्चन ऐसे। तो निजी विधेयक के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी पड़ेगी, इस टाइप के शुक्रवार कोई पेश किया जा सकता है, कह देगा निजी विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, दे देगा यह है केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है, इसे सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है लेकिन इसे पेश निजी सदस्य करता है, घुमा देगा आपको पूरा, समझे बात को, इस तरीके से करेगा ये। चलिए अब आइए, किरोड़ीलाल मीणा ने निजी विधेयक पेश किया। अब आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा ये जो न्यूज है आपको शनिवार के अखबार में मिलेगी, तो समझ गए कब पेश किया गया, शुक्रवार को निजी विधेयक पेश किया, दिसंबर 2022 में। और ये जो निजी विधेयक पेश किया था समान सिविल संहिता पर, समान सिविल संहिता पर, इस पर किया कि भारत में समान सिविल संहिता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं, तो लिख दीजिए, समाज में कमजोर वर्गों, समाज में कमजोर वर्गों व महिलाओं के साथ, समाज में कमजोर वर्गों व महिलाओं के साथ, कमजोर वर्गों व महिलाओं के साथ भेदभाव रोकने के लिए, भेदभाव रोकने के लिए समान नियम, समान नियम बनाने की बात कही गई है। समान नियम बनाने की बात कही गई है। अब देखो, हमने लिखा समाज में कमजोर वर्गों व महिलाओं के साथ भेदभाव रोकने के लिए समान नियम बनाने की बात कही गई है। क्या इसमें ये बातें नहीं आती कि विवाह के लिए नियम समान हो सभी धर्मों जातियों में? ठीक है ना, मेन मुद्दा तो यही है। लिख दीजिए, जैसे सभी धर्मों में, सभी धर्मों में विवाह के नियम समान हो, सभी धर्मों में विवाह के नियम समान हो।
विवाह के नियम समान। अब ये बात हुई, ठीक है। तो किरोड़ीलाल मीणा ने इसको पेश कर दिया। उसके बाद की घटना क्या है? उसके बाद की घटना है ये विवादित हो गया। अब विवादित हो गया, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यदि विवादित हो गया ना, तो क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। यदि विवादित नहीं होता, चल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो समान सिविल संहिता का नाम आ गया ना, वो टॉप के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने रुक के आज आपको ये बात बताई है। और निजी विधेयक पर बताना बहुत जरूरी था। ये इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करोगे, ध्यान रखना, जो बच्चे कर चुके हैं। और बाद में क्या होगा, जब दोबारा टर्न आएगा तब इसको वैसे ही शामिल कर लेंगे। तो इससे क्या हो गया, आपके नोट्स अपडेटेड हो जाएंगे पूरे। ये इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। समान सिविल संहिता के बारे में पूरा बता चुका हूं आपको। एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है? गोवा। और गोवा में जो समान सिविलता लागू की थी वो किसने की थी? पुर्तगालियों ने लागू की थी, भारत सरकार ने लागू नहीं की। ये जो समान सिविल संहिता है, यदि हम कहें संविधान में उल्लेख, इसका संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 44। और यहां ये जरूर याद रखना है आपने, यह एक नीति निर्देशक तत्व है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ध्यान रखना। इसमें जो मेरा अनुभव है वो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपसे क्या कहेगा, समान सिविल संहिता है एक नीति निर्देशक तत्व, एक मूल कर्तव्य, एक मूल अधिकार, ऐसे दे देगा, ठीक है। समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से भाग में है बताइए? नहीं, आर्टिकल तो है भाग 4 के अंदर, ऐसे होगा, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व आपको पूरा बताया हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरा बताया हुआ है। आर्टिकल क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर का काम करते हैं, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है, याद कीजिए। गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत, उन पर डिपेंड करता है। स्टेटमेंट वगैरह सब कराए हुए हैं आपको। अपने आप में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर होगी बात सारी? और जो विवाद पैदा हुआ है उसको भी थोड़ा आपने ध्यान में रखना है, ताकि अखबार में जब आप पढ़ो तो चीजें क्लियर हो जाए। विवाद में ये कहा गया कि किरोड़ीलाल जी मीणा ने ये कह दिया कि ये जो एसटी वर्ग है उस पर यह लागू नहीं होता है। तो जब एसटी वर्ग पर यह लागू नहीं होता है तो फिर लेके क्यों आ रहे हो? हम तो एक ही तो कर रहे हैं ना, ये तो फिर चल ही रहा है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है आपकी? फिर अकेला आप मुस्लिम के लिए कैसे कह सकते हो कि ये जो 4 विवाह और 1 विवाह वाला सिस्टम करो? तो ये विवादित हो गया। तो अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां होती है, लेकिन विवाद है तो हमारे लिए क्वेश्चन है, मुद्दा ये है अपने लिए। विवाद तो देखो राजनीतिक घटनाक्रम में चलते रहते हैं, इनका कुछ नहीं है और कोई हैरत की बात नहीं है। इसको राजस्थान के संबंध में लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किरोड़ीलाल जी मीणा जो है ये कहाँ के सांसद हैं? ठीक है ना, ये राजस्थान से, ध्यान रखना, राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा के। ये ऐसे ही बनते हैं बेटा क्वेश्चन, आपके आसपास रहते हैं इसलिए आपको पता है, ये मुद्दा नहीं है। आंध्र प्रदेश वाले के लिए तो किरोड़ीलाल जी मीणा तो अजीब हो गए कि यार याद रखना पड़ेगा, यार किरोड़ीलाल था, यार मैंने किरोनी पढ़ा है यार, वो वहां विवाद चल रहा है इस बात का। तो अपने लिए अपने आसपास रहते हैं, इस कारण से बस आपसे यही कहूंगा कि एक तो नीति निर्देशक तत्व तैयार कर लेना, ठीक है, एक निजी विधेयक तैयार कर लेना, एक समान सिविल संहिता तैयार करना, ये टॉप के टॉपिक है आपके लगभग 1 साल तक। और ये मुद्दा बहुत आगे जाएगा, चुनाव आने वाले हैं ना, बहुत आगे जाएगा ये मुद्दा। एक बात यहां पर मैं आपको और बताना चाहूंगा, लिखिए, शाहबानो प्रकरण,
या केस। शाहबानो प्रकरण या केस, इसी के अंदर यही है, अलग नहीं है। हुआ क्या, ये जो शाहबानो है इसका तलाक हो गया। तलाक हो गया, तलाक होने के बाद ये कोर्ट में चली गई। ये कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि भाई ठीक है, ये तलाक हो गया मेरा, तो मैं मुस्लिम हूं, मेरा तलाक हो गया, तो मैं मेरा और मेरे बच्चों का भरण पोषण कैसे करूं। ये सवाल खड़ा किया इसने। ये सवाल खड़ा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समान सिविल संहिता पर विचार करने के लिए कहा भी आप इस पे करो कुछ काम। तो ये केस है, आपसे पूछा जा सकता है कि शाहबानो प्रकरण, आप इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समान सिविल संहिता को लागू करने का या इस पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेने का जो सुझाव है केंद्र सरकार को, किस केस के तहत किया था या किस विवाद के तहत किया था। तो शाहबानो विवाद भी इसको कह सकते हो, शाहबानो केस भी हो गया। ये ऐसे बनते हैं इसके अंदर। आपके नहीं आता वो एक क्वेश्चन आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहनी विवाद, ये उसी टाइप के हैं। ये जब आते हैं ना तो धुआंधार आते हैं फिर, और फिर इधर उधर देखते हैं लोग। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है और कौन से वो भाग में है, वो नहीं है जिसको सभी रट के बैठे रहते हैं कि आ जा एक बार तो। ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो समान सिविल संहिता को के लिए संबंध में जो सुझाव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो इस प्रकरण के तहत दिया था। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लिख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को इस केस के आधार पर समान सिविल संहिता को बनाने का सुझाव दिया था। बनाने का सुझाव दिया था। तो ये है, ये आपका सारा मामला। क्लियर होगी बात सारी। तो करंट में आज हम इतना ही करेंगे।